दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अंशु रैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मान नहीं रहे थे। उनका रुख नरम नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल अड़े हुए थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो झुक गए हैं और उन्होंने अपने एक बहुत करीबी मंत्री को भेजा है। कहां भेजा है? राहुल गांधी के पास मुलाकात करने के लिए। क्या संदेश लेकर भेजा है? क्यों मनाना चाहते हैं वो राहुल गांधी को? आखिर ऐसी बात क्या है कि अब राहुल गांधी से बात करनी पड़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है अपने एक खास मंत्री को राहुल गांधी के पास? तो ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तो हमें संतोष जी ही बता पाएंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी क्या है भाई? पार्लियामेंट में तो राहुल गांधी का माइक बंद करवा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, तरह तरह के उनके ऊपर बयान बुलवाए जाते हैं और अब बात ऐसी आ गई कि खुद मोदी जी के मंत्री जाके राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि राहुल गांधी से बात करनी पड़ रही है? जी। देखिए अंशु जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, आजकल अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे ना, तो एक कॉमन समस्या है। हर घर में जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 11-12 साल, 13-14 साल के, तो परिवार वाले माता पिता थोड़ी सी उम्मीद करते हैं। हालांकि आजकल तो माँ बाप थोड़े से ज्यादा ही बच्चों की देखभाल करने लग गए। वो हम लोगों के माँ बाप का जमाना कुछ और था, लेकिन फिर भी वो काम देते नहीं। लेकिन कभी कभार होता है कि कुछ काम घर के वो कर ले, तो होता क्या है कि बच्चे दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, रील चलाते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही आपने उनको कहा कि यार ये वाला काम कर लो, वो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं, मेरा तो होमवर्क रह रहा है। और बिल्कुल आखिरी समय पर जाकर होमवर्क करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भी यही आदत है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी यही आदत है। पूरा सदन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं चलेगा, हंगामा होता रहेगा। ये कोशिश तक नहीं करेंगे विपक्षी दलों को मनाने की, और जब सदन खत्म हो जाएगा तो कहेंगे यार ये वाला काम करना है, स्पेशल सेशन बुला लेते हैं, या आधी रात तक बैठकर बात कर लेते हैं, रात के 12-1 बजे तक बैठ के बात कर लेते हैं। इनका खामियाजा कई बार मैंने भी रिपोर्टर के तौर पर भुगता है। आधी आधी रात को मैं 12 बजे तक, 1 बजे रात तक पार्लियामेंट कवर करना पड़ता था, और वापस आने के लिए मेट्रो तो बंद हो जाती है, रात को 11:30 बजे बंद हो जाती है। तो ये उस टाइम में काम नहीं करेंगे जब करना है, और बाद में काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री के साथ दिक्कत यही हुई। पिछले कुछ दिनों से संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा चल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कार्रवाई 10:30 बजे सभी सांसद पहुंचते हैं, वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, और फिर हंगामा 2-4 मिनटों में सब स्थगित हो जाता है। एक दो बार 12 बजे, फिर 2 बजे, और फिर दिन भर के लिए। मोदी जी ने एक और बड़ी दिलचस्प चीज करी थी, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। हालांकि उस समय मेरी एक नेता से बात हो रही थी, अब उनका नाम लेना बहुत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के नाम पर मोदी जी ने क्या किया कि गांधी जी की एक बड़ी सी प्रतिमा हुआ करती थी, वो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के बीच में, उस गांधी जी की प्रतिमा को और बाकी प्रतिमाओं को उठाकर पीछे की तरफ ढकेल दिया गया। गांधी प्रतिमा का एक सिंबल होता था, जिसको भी प्रोटेस्ट करना होता था, यानी भाजपाई जब प्रोटेस्ट करते थे विपक्ष में, सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी, तो वहीं पे प्रोटेस्ट करते थे, तो उन्होंने पीछे ढकेल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 2 हफ्ते हो गए हैं, अपोजिशन लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। और वो मांग क्या रहा है? वो ये तो नहीं कह रहा कि मोदी जी इस्तीफा दे दे। अभी तो मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांगा गया, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर हमें ये बता दे कि जो दिल्ली में युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, वो किसके आदेश पर किया गया, इतना ही। और ये जानना तो इस देश के तमाम लोगों का हक है। दूसरी चीज जो कही जा रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बारे में बयान दे। कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब ने बड़ा जबरदस्त बोल दिया राज्यसभा में। मैंने आज उनको कोट करके, उन्होंने अपना पोस्ट किया था, मैंने कोट करके रिप्लाई किया कि 1.5 दशक पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उस समय से लेकर आज तक आपकी हिंदी बहुत इंप्रूव हो गई है, और ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। लेकिन कुछ शब्द में वो चूक जाते हैं। जैसे कल उन्होंने राज्यसभा में कहा कि इन लोगों ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भगवान राम को गाली दी। अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं तो मिथिला की धरती से आता हूँ, सीतामढ़ी की धरती से, सीता मैया की नगरी से आता हूँ, और भगवान राम पर हमारा विशेष, मैं मानता हूँ कि हमारा अधिकार भी है, क्योंकि वो हमारे यहाँ के दामाद भी है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो भगवान राम को गाली दे सके। कम से कम किरण रिजिजू ने जो गाली वाला शब्द इस्तेमाल किया है, उसको उन्हें सदन की कार्रवाई से निकालना चाहिए। तो एक दिन आप इस तरह से व्यवहार करते हो, और अगले दिन मोदी जी कहते हैं जाओ राहुल को मनाना है। अब आपके पास कोई चारा नहीं। संसदीय कार्य मंत्री हैं,
उनकी जिम्मेदारी विपक्षी दलों को साथ कर सदन चलाने की होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री को सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष की तरफ ज्यादा जाकर बैठना चाहिए ताकि उनको मना सके। यहाँ तो वही अगर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर जाते हैं। तो आज क्या हुआ, अब दूत बनाकर भेजा किरण रिजिजू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वह कहां पहुंचे, राहुल गांधी के चैम्बर में पहुंचे अंशु जी। और वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ 50 मिनट यानी मोटे तौर पर 1 घंटे बातचीत की है। ये 1 घंटे की बातचीत थोड़ा कुछ दिन पहले कर लेते तो करदाताओं का इतना पैसा तो बर्बाद ना होता, सदन की कार्रवाई चल जाती बिना चर्चा के जो आप बिल पास करवाए जा रहे हो। लेकिन फिर पता लगा कि भेजा किस काम के लिए। एक बार फिर से जी। वो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी ना अंशु जी, कि वो क्या बोलते हैं, कबूतर वाली कहानी है कि वो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उस जाल में मत फंसना, फिर भी बहुत सारे कबूतर फंस जाते हैं। तो उसी तरह से दाना डाल दिया। सदन की कार्रवाई चलाना मकसद नहीं था, अमित शाह जवाब दे ये मकसद नहीं था, अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार क्या सोच रही है ये मकसद नहीं था। अब ये खबर आ रही है कि सरकार जो है, जो पिछली बार जो बिल गिर गया था महिला आरक्षण के नाम पर, जो परिसीमन बिल लेकर आ रहे थे, उस परिसीमन बिल को पास करवाना चाहती है और इसके लिए विशेष सत्र बुलाना चाहती है। अरे भले मानुस, अगर इसको करवाना ही था तो अभी करवा लेते। अब ये 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बोल सके। अब 16 से 18 अगस्त तक सरकार ये बिल लाना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं, महिला आरक्षण का बिल नहीं, परिसीमन का बिल लाना चाहती है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उन्होंने राहुल गांधी को मनाने के लिए भेजा। प्रियंका गांधी भी उस समय मौजूद रहे। ये बीजेपी ने इंश्योर किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बीजेपी ने इंश्योर किया कि प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रहे और इनके बीच में बातचीत हुई, टटोलने की कोशिश की गई। लेकिन हालांकि राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया कि जो हमारे 2 मांग है, बल्कि आज तो तीसरा मांग भी जुड़ गया है। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है अंशु जी, पहला तो यह कि अमित शाह सदन में आकर जवाब दे, दूसरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड और तीसरा जिसका वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। और कायदे से मैं बता दूं, वो सीमावर्ती राज्य है, बॉर्डर का राज्य है, सेंसिटिव राज्य है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, कायदे से तो हमारे प्रधानमंत्री जी को यह हिम्मत करनी चाहिए कि भारतीय सेना को कहे कि जाओ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस ले आओ, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। और थोड़ी सी हिम्मत और कर लेनी चाहिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया था, उसको भी छीन लेना चाहिए। कायदे से आज के हालात बनने तो ये चाहिए, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा आप अभी तक बहाल नहीं कर रहे हो। तो ये 3 मांग है और इन 3 मांगों के संबंध में विपक्षी दल जो है वो लगातार अपनी बात को आगे रख रहा है। लेकिन अब जो ये शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें ये देखना होगा कि राहुल गांधी के इस जाल में फंसते नहीं फंसते या अखिलेश यादव इस जाल में फंसते नहीं फंसते, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। जी, तो संतोष जी, विपक्ष को दाना डाला जा रहा है, चारा डाला जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी 3 मांगे ऊपर से और लगा दी हैं। क्या लगता है कि ये सौदेबाजी पटेगी कि नहीं पटेगी? क्योंकि भाई विपक्ष तो मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आकर संसद में बयान दे, बच्चों के ऊपर जो बर्बरता की गई है, पहले गन चलाए गए हैं, आज देखते हैं कि डिंपल यादव भी संसद में बोल रही थी और बड़ी कड़े होकर बोल रही थी कि बच्चों के ऊपर जो प्रहार किया गया है, बर्बरता की है, उसका जवाब देना ही चाहिए। और जहां तक बात है कि इन्होंने पहले ये कहा कि भाई दिल्ली में जो कुछ हुआ बच्चों के ऊपर अत्याचार, तो वो तो कहाँ, ऊपर से तो कोई गृह मंत्री का डिसीजन नहीं था, वो तो भाई वो डीसीपी स्तर के और ऐसे ही स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो फैसला ले लेते हैं। आज दिल्ली पुलिस का एक बड़ा ही क्या बोलूं, अनोखा सा एक ट्वीट है, अनोखा तो नहीं है, उन्होंने तो सच्चाई बोली है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस ने अभी तक यानी 2019 से लेकर 2026 तक 36 देशों से 274, या मैं गलत नहीं कह रही, तो इतने ही बड़े बड़े अपराधियों को वो पकड़कर देश में लाई है। तो देखिए किसके मार्गदर्शन में काम कर रही है दिल्ली पुलिस, ये तो सर्वविदित है, भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। तो जब हर काम उनके मार्गदर्शन में हो रहा है, तो दिल्ली में बच्चों पर जुल्म ढाने का काम कैसे अपने आप दिल्ली पुलिस कर लेगी? तो ये तो बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो गई। बात लेकिन ये है
क्या ये शर्तें मानी जाएंगी? इतना साहस है क्या सरकार के पास? अगर अमित शाह आके भाई पार्लियामेंट में सफाई देंगे तो फिर बात इस्तीफे तक भी आएगी, इस्तीफे तक आएगी तो फिर सरकार के ऊपर संकट आएगा। तो ये डेडलॉक खत्म होगा कहाँ? मतलब डीलिमिटेशन बिल भी पास कराना है, क्या लग रहा है सौदेबाजी कहाँ पर जाएगी? देखिए जी, ये बड़ा एक अजीब सा दौर है। आमतौर पर लोकतंत्र में हम नेताओं की बात करते हैं, अधिकारियों की बात नहीं करते हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना, मतलब अधिकारी इस्तीफा तो देंगे नहीं, उनको तो सरकारी कार्रवाई करती है, तो सारी चीजें जो है वो नेताओं के ऊपर जाती है। लेकिन एक अजीब सी स्थिति आ गई जब दिल्ली पुलिस जैसी संस्था कई बार झूठ बोलती हुई नजर आती है। वो जो गाड़ी जिसमें पत्थर रखे हुए थे, फिर वो टूटी हुई गाड़ी, वो पैलेट गन वाला मामला, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही, यानी ये संस्थागत के तौर पर झूठ बोल रही। अब हमने देखा कि मंत्री एक दूसरे पर टाल रहे हैं। जैसे गडकरी जी ने कहा कि नहीं नहीं, एथेनॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब तो कई और तरह के राज पे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो पेट्रोलियम मंत्रालय का काम है। अब दिल्ली पुलिस ने एक तरफ जहां, मतलब आप समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस ने ये बता दिया कि भैया हम कुछ नहीं करते हैं, और सिर्फ गृह मंत्री क्यों, हम तो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भी काम करते हैं। तो ये भी दिल्ली पुलिस एक तरह से ठीकरा दे रही है कि भैया हम तो पॉलिटिकल लीडरशिप के नेतृत्व में काम करते हैं। और माना भी ये जाता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के नेतृत्व में ही काम करते हैं, क्योंकि भाजपा ने कभी इस बात का मुद्दा नहीं बनाया कि कार सेवकों पर जब गोली चली, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके बड़े अधिकारी कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा। क्या बीजेपी ने इसका कभी मुद्दा बनाया? बल्कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली कलम प्रधानमंत्री ने चलाई थी ना, वो नृपेंद्र मिश्रा के लिए भारत के संविधान को संशोधन, मतलब कानून में बदलाव लाने के लिए चलाई ये चीजें। अब सरकार झुकी कैसे? क्योंकि इंडिया गठबंधन टूटा नहीं, और इस बात का क्रेडिट हमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। ये लगातार सदन के अंदर आप देखिए, कई बार किरण रिजिजू क्या करते थे, वो भाई बहन को लड़ाने की कोशिश की, प्रियंका ज्यादा अच्छा बोलती हैं, प्रियंका को नेता विपक्ष होना चाहिए, राहुल की जगह प्रियंका को होना चाहिए, एक तो भाई बहन को लड़ाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे कई रणबांकुड़े हैं जो दोनों को लड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। फिर लोकसभा स्पीकर खुद, ऐसा लगता था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से देखिए माहौल कैसे बदलता है, दतिया में चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और हम जीते। जो अखिलेश यादव सदन में बोलते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो नेता बोलते हैं वो बताता है कि दोनों पार्टी कितनी एकजुट होती जा रही है। तो आप राहुल और अखिलेश को तोड़ नहीं पाए, सीटें बदलने के बावजूद तोड़ नहीं पाए, तो अब सरकार को लग गया कि ये इंडिया गठबंधन एकजुट है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो अब इनको मनाना पड़ेगा डिलिमिटेशन के लिए। और मैं एक बात फिर कह देता हूं, ये सरकार भी जानती है कि ये कानून पास नहीं है, क्योंकि अभी भी जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा है, 540 में से 360 के लगभग इनको चाहिए, अभी भी उस आंकड़े तक ये पहुंच नहीं पाई है। और जब तक बड़े राजनीतिक दलों में, या तो कांग्रेस पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या डीएमके हो, इनमें से कोई एक बड़ा राजनीतिक दल सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक सरकार अपनी पूरी ताकत लगा लेने के बावजूद भी इस बिल को पास नहीं करवा सकती। तो फिर विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि ये कह सके कि देखो हम तो लाना चाहते थे महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल, लेकिन इन लोगों ने नहीं लाने दिया। किन लोगों ने नहीं लाने दिया? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों। मैं एक चीज का जरूर याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि इसका कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको याद करना बहुत जरूरी है। जब ये देश आजाद हुआ, संविधान सभा में बहस थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और वो बहस क्यों थी? क्योंकि हम जिस देश से आजाद हुए थे, ब्रिटेन से, उस समय तक ब्रिटेन में महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ये तय किया कि बिना किसी जाति लिंग के भेदभाव के, यानी अंग्रेजों ने भी जो व्यवस्था हमारे देश में बनाई थी, उसमें पढ़ाई का क्राइटेरिया था, पैसे का क्राइटेरिया था, उन तमाम क्राइटेरिया को दूर कर दिया गया। अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, महिला हो या पुरुष हो, या वो जनरल कास्ट का हो या वो दलित समुदाय से हो, इन सबके वोट की वैल्यू एक ही रखी गई। इन सबको एक साथ वोट देने का अधिकार दिया गया। दुनिया, मैंने ब्रिटेन का एग्जांपल दिया, जब ब्रिटेन जैसे देश में ये उस समय तक नहीं था, जो उस समय का मॉडर्न देश माना जाता था, तो आप समझ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई थी। आज हमको ये बताना चाहते हैं कि देखो वो महिलाओं को आजादी देना चाहते हैं, कांग्रेसियों ने नहीं देते। ये सिर्फ ठीकरा फोड़ने के लिए ये बिल लाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा, क्या इस देश को 850 सांसदों की जरूरत है वाकई?
अगर समय मिला तो इस पर मैं एक डिटेल एक्सप्लेनर स्टोरी करूंगा, शायद आज शाम या देर रात तक डालूंगा। दर्शकों से कहूंगा कि आप उस पर जरूर आइए, क्योंकि इसमें हम कई सारे पहलुओं की बात करेंगे। यहाँ पर हम मोदी के सरेंडर की बात कर रहे हैं, और दिन भर जो क्या क्या हुआ संसद भवन में, अंशु जी वो भी बता देना जरूरी है। आज चिंता की बात क्यों उठी? क्योंकि आज प्रोटेस्ट में एक साथ कई पीढ़ियां नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे भी, राहुल गांधी भी, और प्रियंका गांधी भी। लंबा मकर द्वार तक इन्होंने मार्च किया। और डिंपल यादव का आपने जिक्र किया, ये जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद 1 लाख से ज्यादा पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। इन्होंने जो चंदा इकट्ठा किया वो अमाउंट भी उतना ज्यादा हो रहा है, और शायद ये फैसला इन्होंने किया है कि हम उसको जो है वो बाकायदा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजेंगे, और उसकी बाकायदा रसीद भी लेंगे। अब भेजेंगे तो अब तो इनको तो रसीद देना ही पड़ेगा, वो तमाम चीजें तो हैं। लेकिन अभी की जो अपडेट अब आ रही है कि हंगामे फिर भी जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट के बाद ही कल तक के लिए जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। और रिजिजू हमेशा की तरह एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, कट कॉपी पेस्ट कहते हैं ना, कि सरकार हर विषय पे चर्चा को तैयार है, विपक्ष संसद चलने तो दे। अरे विपक्ष यही तो कह रहा है कि गृह मंत्री आकर जवाब दे। तो गृह मंत्री को सदन में आने में कौन सी लाज शर्म लग रही है? वो कम से कम सरकार को वो सदन में आकर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने आवास पर 37 राज्यसभा सांसद जो नए नए चुनकर आए हैं उनके साथ बैठक की। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन उन अच्छी बातों में बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। एक और मसला है जो बड़ा मसला है, डिंपल यादव ने इस मसले को आज उठाया, E20 एथेनॉल 20 फ्यूल वाले मसले को उठाया। तो आप ये देखिए कि विपक्षी राजनीतिक दल हर मुद्दे पर सरकार को घेरने को तैयार है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार के मंत्री मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के मंत्री भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो होमवर्क करने का समय होता है वो होमवर्क करते नहीं है, और जब घंटी बज जाती है कि छुट्टी हो गई तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे करने दो, मुझे होमवर्क करने दो, मुझे होमवर्क करने दो। और अब देख रहा ये होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, M.K. स्टालिन समेत जो तमाम बाकी अन्य नेता हैं विपक्षी दलों के, वो सरकार के इस झांसे में आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये जो बिल परिसीमन वाला लाना चाहती है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये डिलिमिटेशन का बिल है। और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार काम करते हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग काम करता है, ये तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को इस बात का डर तो जरूर है कि डिलिमिटेशन में अगर कुछ फेल किया गया, जैसे असम में देखिए, असम में क्या किया गया कि ऐसी विधानसभाएं थी जिसमें हिंदू आबादी भी थी, मुस्लिम आबादी भी थी। उसका डिलिमिटेशन ऐसे किया गया कि मुस्लिम सेंट्रिक आबादी जो सीट है वो एक तरह से सेंट्रिक हो गई, और फिर बाकी हिंदू बहुसंख्यक आबादी ऐसे रह गई। अगर इस तरह से डिलिमिटेशन किया गया तो आप समझ लीजिए कि ना तो राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे, ना अखिलेश यादव का परिवार, चाहे वो आजमगढ़ का हो, मैनपुरी का हो, आपका कन्नौज का हो, वहां से वो चुनाव जीत पाएंगे, ना बारामती से सुप्रिया सुले जीत पाएंगी, और ना ही बाकी राजनीतिक दलों के नेता जीत पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये डिलिमिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा जाल है, और पता नहीं विपक्ष इससे बच पाएगा नहीं। लेकिन फिलहाल ये मान लीजिए कि जब दिक्कतें और समस्या आती हैं तो 56 इंच के सीना होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए कुछ युवाओं ने उनसे उनके मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया, और अब कुछ सांसद उनके गृह मंत्री के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है। और बेचारे करे तो क्या करे, गृह मंत्री का अगर इस्तीफा वो अगर वो खुद से अमित शाह दे दे, मैं फिर दोहरा देता हूं, ऐसी परिस्थितियां बन रही है अंशु जी। वो खुद से अगर इस्तीफा ऑफर करते हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनसे इस्तीफा मांगने की हिम्मत आज की तारीख में न तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत कर सकते हैं, और न ही आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता दत्तात्रेय होश वाले कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है कि कई बड़े मंत्रियों की विदाई फॉर्मूला लेकर अगर अमित शाह ये कहेंगे कि मैं भी इस्तीफा देता हूं, इन सबको इस्तीफा दिलवा देते हैं, नए मंत्री बनाते हैं, उसी सूरत में एक तरह से अमित शाह कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं। और जो मेरे सोर्स से बता रहे हैं कि शायद उस दिशा की तरफ विचार मंथन शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि बहुत परिवर्तन हो सकता है। देखिए, वाकई प्रेशर तो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है छात्रों के ऊपर ये बर्बर हमले करवाने का, उन पे FIR कराने का, उन पे तरह तरह के ट्रोल कराने का, इसको तो कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कहा ही जा रहा था कि ये पहले कहा पैलेट गन नहीं चलाए, पर कितने छात्र अस्पताल में भर्ती हैं, किसी की आंख जा रही है, किसी की बहुत ही वो ICU में रहे हैं, तो ये तो कोई भी इसको माफ नहीं करेगा।
और लगता है कि जो अभी तमाम संस्थाएं हैं उनका भी कुछ जमीर जागने लगा है और हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। आज ही देख रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी यही एडवाइस किया है सरकार को कि भाई आप छात्रों के साथ नरमी से पेश आइए, उनकी बात सुनिए और छात्रों पे दमन मत कीजिए। ये जो नीट वाला मामला है उसी पर ये शायद सुनवाई थी और ये एडवाइस दी गई है सरकार को। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि छात्रों पे दमन मत कीजिए, उनसे बात कीजिए, प्यार से पेश आइए। तो कहीं ना कहीं से हर चारों तरफ से ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कोर्ट हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं, सभी का ये मानना है कि बच्चों की इस बात पर तो कोई राजी नहीं होगा। और अगर मुझे लगता है सरकार को ये लगता है कि अगर अमित शाह आए, पार्लियामेंट में बोला, तो दूसरी बात उनके इस्तीफे की ही होगी। तो मतलब सरकार कैच 22 सिचुएशन में फंसी है। आपने जैसे कहा कि क्या बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या वाकई हो पाएगा? कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाऊंगे। दर्शकों को एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं इस वक्त। आपको ये चैनल पसंद आता है, हमारी चर्चा पसंद आती है, हमारी खबरें पसंद आती है और हमारा निर्भीक तरीका पसंद आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम अपनी इस पत्रकारिता को जारी रख सके। सवाल वही है संतोष जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, जो नंबर 2 है, जो एक तरह की उत्तराधिकार की रेस में शामिल हैं, उसके इस्तीफे की बात हो रही है और चारों तरफ से प्रेशर बिल्डअप है और वहां डिलिमिटेशन बिल पास करवाने के लिए राहुल गांधी के पास दूत भेजा जा रहा है। तो होगा क्या? होगा क्या? आपकी पत्रकारीय दृष्टि क्या कह रही है, इसे बताते हुए समाप्त करें। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के साथ पहले जो मेरी बात हुई, इस डिलिमिटेशन बिल को इस स्वरूप में तो कभी भी पास करने में वो मदद नहीं करें। लेकिन सबसे डमाडोल स्थिति डीएमके की है और अभी जो तमिलनाडु के विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उनको जैसे गिरफ्तार किया गया, बाद में वो बाहर आए, ये तमाम चीजें जो है उस पर डीएमके का स्टैंड काफी कुछ निर्भर करता है। और समय का फेर देखिए कैसा होता है कि विजय जो है वो उदयनिधि के सीनियर हुआ करते थे कॉलेज में और उदयनिधि भी फिल्म एक्टर रहे हुए हैं और प्रोड्यूसर भी रहे हुए हैं। तो उन्होंने शायद एक या दो, पता नहीं कई फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की जिसमें विजय हीरो थे और जिस हीरोइन पर उन्होंने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया वो उस फिल्म में हीरोइन थी जिसको प्रोड्यूस उदयनिधि कर रहे थे। तो ये खैर एक समय चक्र होता है, लेकिन उनके रुख पर काफी कुछ निर्भर करेगा। जहां तक अमित शाह की बात है, वो निश्चित तौर पर इस तरह की चीजों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इतने समय तक इस तरह की राजनीति, इस तरह के प्रेशर को वो झेलने वाले रहे नहीं है। उनको फ्रंट फुट पर आकर खेलना पसंद है, इस समय वो नहीं खेल पा रहे। कई सारी गलतियां हैं और शायद सरकार और संगठन का चेहरा बदलने की जो कवायद है, तो उनको लगता है कि ये जितने प्रेशर आते हैं संघ की तरफ से कि नहीं नहीं ये वरिष्ठ नेता है, ये वरिष्ठ नेता है, तो कह रहे हैं कि अगर मैं भी इस्तीफा दे दूंगा तो फिर प्रेशर खत्म हो जाएगा, फिर हम सारे वरिष्ठ नेताओं को एक साथ घर बिठा सकते हैं। बाकी पार्टी तो अपनी है, सरकार तो अपनी है, मोदी जी तो रहेंगे, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो दोबारा वापस आ जाएंगे। इस तरह की परिस्थितियों की तरफ बनता हुआ चला जा रहा है। दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज और कहूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूवर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूवर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। और फिलहाल अंशु जी को और हम दोनों को दीजिए इजाजत। और जैसा मैंने कहा 850 वाला, अगर समय मिला तो रात में हम एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। 850 सांसदों की जरूरत क्या वाकई इस देश को है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।